अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले शहर की सूरत हाल पर बात करेंगे। कल भी मैंने आपको कहा था कि जो ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है। एक तो ट्रैफिक वायलेशंस और दूसरा मसला ये है कि सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि आज जो है वो शहर की जो अहम शाहराहें हैं उस पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। कयूमाबाद से लेकर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक जैम है। मदीरा एक्सप्रेस वे जो है, मदीरा एक्सप्रेस वे कह रही हूँ, ये जो EBM कॉजवे है ये जैम है। इसके अलावा जो है शारे फैसल पे हमने कुछ पॉकेट्स देखी हैं जहाँ पर शदीद ट्रैफिक जो है वो जैम है। एयरपोर्ट से आप आते हैं शारे फैसल की तरफ से, वो इलाका जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जो है ना वहाँ पर है और शदीद ट्रैफिक जैम है। इसके अलावा जो अपडेट्स हैं वो ये आ रही हैं ट्रैफिक की वजह से कि बहुत ज़्यादा रवानी मुतासर हो रही है। और दूसरी तरफ हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि जो कई सारी सड़कें बंद होने की वजह से जो हमने देखा कि 2 तलवार, 3 तलवार, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड और जो है वो रेस कोर्स जो चौक है उस वहाँ पर भी जो है ना शदीद ट्रैफिक जाम था। लेकिन अब वहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो बहाल हो चुकी है। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग, जाम सादिक पुल, वो तो अभी तक भी जैम है और जो है शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये जो ट्रैफिक की वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है और शहर में हम ये कहते हैं ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये मामूल का मसला बन चुका है कि आवाम जो है वो ना अपने दफातर में वक्त पे पहुँच पाते हैं। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनको स्कूल जाने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये रोज़ाना का मामूल बन चुका है। तो इसका यकीनन कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो स्मूथ ट्रैफिक है वो जब रवा दवा नहीं होता और जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है सुबह में या शाम के औकात में तो ट्रैफिक बदतरीन जैम हो जाता है। तो सड़कों की बहाली पर यकीनन काम होना ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मज़ीद टॉप स्टोरीज़ हैं शहर भर में क्या हुआ वो भी आप तक पहुंचाते हैं। अच्छी खबर भी है, कराची में चिड़ियाघर में शेरनी के बच्चों की पैदाइश हुई है और शेरनी ने 12 अगस्त को 3 बच्चों को जन्म दिया है। तो बड़े सेहतमंद भी हैं, प्यारे भी हैं और अवाम इन बच्चों को 8 हफ्ते की उम्र होने पर देख भी सकेंगे। तो कराची के चिड़ियाघर में मेहमानों की नई आमद हुई है और बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये क्यूट लग रहे होते हैं, क्यूट कप्स। इसके अलावा इंडस अस्पताल में साफ़ पानी की फराहमी के लिए बड़ी कामयाबी जो है वो हो चुकी है, क्योंकि इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क ने साफ़ पानी की फराहमी के लिए 40 पानी साफ़ करने वाले प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। इन प्लांट्स को सिंध के मुख्तलिफ अजला में नस्ब किया गया है और हर प्लांट से रोज़ाना 50,000 गैलन पानी फराहम किया जा सकेगा। इसके अलावा कराची में पहला फिजियोथेरेपी एंड गायनोकोलॉजी रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है और ये सेंटर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में बनाया गया है। इसका मकसद डिलीवरी से कबल और बाद में ख़वातीन की सेहत को बेहतर रखना है और 24 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये वार्ड है जो कि ख़वातीन को सहूलियात फराहम करेगा। इसके अलावा उम्मीद की घंटी तलबा के लिए उम्मीद का महवर है कि जिस तरह से तलबा की बड़ी जो है तादाद मसाइल हल करने के लिए जो है वो जैसे जो गवर्नर हाउस में उसमें घंटी लगाई गई तो वहाँ पर भी जाते हैं और वहाँ पर तलबा पहुँचे, उन्होंने गवर्नर हाउस में जाकर गवर्नर साहब से मुलाकात की, तस्वीरें बनाई, उन्हें अपने मसाइल से भी आगाह किया और हमने देखा कि गवर्नर साहब जो हैं वो यंगस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तलबा और तलबात में घुल मिल गए, सेल्फियाँ बनाते रहे और उनसे मुलाकात भी की। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में डॉक्टर्स की किल्लत और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 में शुगर के डॉक्टर्स की किल्लत के बायस मरीज़ परेशान हैं। 5 महीने से ज़ियाबत के डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं और OPD में रोज़ाना 250 से ज़ायद शुगर के मरीज़ आते हैं। मरीज़ बगैर चेकअप के वापस जाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी बड़ी कार्रवाई की है और 6 माह में आवाम के अरबों रुपए महफूज किए। मार्च से सितंबर तक 850 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात को मस्मार भी किया है। बिल्डर्स माफिया ने अरबों रुपए बटोरने का मनसूबा नाकाम बना दिया और ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और इमारतों को मस्मार भी किया गया है। इसके अलावा पंजाब कॉलोनी में आवाम ने पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। अच्छा, अभी जो मैंने सुबह बात की थी ट्रैफिक जैम की, उसमें भी एक बड़ा मसला ये था कि शहर में जो है वो पानी और बिजली के ख़िलाफ़ भी एहतजाज हो रहा था और जो है वो शहरी बाहर निकल आए थे। इलाका भी मैं आपको भी कोट करती हूँ। पंजाब कॉलोनी में जो है वो आवाम ने पानी और बिजली का अदम फराहमी पर एहतजाज किया था जिसके बायस अतराफ़ में जो है वो ट्रैफिक जैम हो गया था और वो अभी तक वो सारी सड़कें हैं वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये भी मसला है कि लोग आवाम जो है एहतजाज कर रही है। सड़कों का मसला तो है ही, पानी और बिजली का भी मसला है, अदम दस्तियाबी की वजह से जो है वो परेशान हैं लोग। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कल भी एहतजाज किया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। इसके अलावा एक्सपो सेंटर कराची में शोबा इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग का बड़ा मेला सजने को तैयार है।
दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और बदर एक्सपो के ज़ेर एहतमाम IEEP फेयर और कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनेकाद किया गया है, जहाँ पर तलब की जानिब से प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की जाएगी। टेक्सटाइल, एग्रीटेक, हेल्थ केयर और क्लाइमेट और एनर्जी चेंज के उन्वान पर जो है वो जो कॉन्फ्रेंस है वो उसका इनेकाद किया जाएगा। तो जनाब हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी होंगी, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम जनाब तारुफ करवाते हैं अपने मेहमानों का। सबसे पहले खुर्शीद रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप और मैं मैचिंग कर रहे थे इत्तेफाक से। लेकिन शहर की हालात अच्छे नहीं हैं, सड़कों के हालात अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा तो कुछ लाइटर कर दूं, लेकिन नहीं भाई, हर बंदा जो आ रहा है वो पिस्ड ऑफ है। उसकी वजह यह है कि हम सब भी यहाँ पर जो आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं इंतहाई रश में पहुँचे हैं और जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से अपने तैयारियाँ किए हैं, सब हबड़ दबड़ में आए हैं। तो आप मेंटली भी जो है ना अपने आप को फोकस नहीं कर पाते कि यार मुझे करना क्या है। तो ये मुझे ना ये रोज़ाना का मामूल बन चुका है खुर्शीद भाई। अभी भी देखा हमने पंजाब कॉलोनी में एहतजाज हुआ, लोग पानी बिजली के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और मेरा तो रोज़ाना का एक ही मसला है कि यहाँ सड़कें इतनी ख़राब हैं कि आधे घंटे का रास्ता मुझे जो है वो 1.5 घंटे में मैं कवर करती हूँ। बिल्कुल ऐसी है। ये तो ट्रैफिक पुलिस को सोचना चाहिए था कि जब सुबह के जो औकात में रश आवर्स होते हैं तो उसमें दफातर में लोग जा रहे होते हैं अपनी मुलाजमत के लिए, स्कूलों में बच्चे जा रहे होते हैं, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा और तालिबात जा रही होती हैं। और वो भी बड़ा हैवी ट्रैफिक होता है क्योंकि उसमें पॉइंट्स भी होते हैं, बड़े और छोटे सुजुकी भी होती हैं, कुछ रिक्शे भी होते हैं और कुछ पेरेंट्स तो अपनी गाड़ियों में भी छोड़कर जो है वो अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। आप यकीन कीजिएगा अभी पंजाब चौरंगी से और फिर डिफेंस मोड्स में कईयों बाद और इतना बुरा ट्रैफिक जैम है। और वो ट्रैफिक जैम छोटी गाड़ियों से नहीं है, वो ट्रेलर्स की वजह से जैम है। जो हैवी ट्रैफिक है बड़ा, जो बड़े बड़े ट्रेलर्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनकी वजह से जैम है। तो ट्रैफिक हुकाम पहले ही शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ नाकाम ही है। और सिर्फ वो चालान की कटौती में जो है वो कामयाब नज़र आती है। 4 अफराद जो है ना एक मोटरसाइकिल का चालान कर रहे होते हैं, एक ने उस तरफ से घेरा हुआ होता है, एक ने इस तरफ से घेरा हुआ होता है, एक चालान काट रहा होता है और दूसरा जो है वो ताक़ुब में होता है कि कोई गाड़ी उसे नज़र आए। और सबसे बड़ी एक अहम बात आप कभी नोट कीजिएगा कि अगर मोटरसाइकिल पर उसकी बैक साइड पे उसकी अहलिया बैठी हुई है या उसकी हमशीरा बैठी हुई है, उसको ज़्यादा वो ज़दकोब करते हैं, उसको ज़्यादा वो तंग करते हैं और फिर कहते हैं कि आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस दिखाएं। अरे भाई सोचना चाहिए, कोई किसी परेशानी में अपनी अहलिया के साथ जा रहा है या अपनी बहन के साथ जा रहा है या अपनी बेटी के साथ सफ़र कर रहा है तो उसको ज़्यादा वो परेशान करते हैं और ज़्यादा जो है वो चालान का और उसका प्रेशराइज का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो ये सारी सूरत हाल है शहर की। या तो फिर दे रहे हो ना कितनी सहूलत, तो आप बोलेंगे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखिए सड़कें ख़राब नहीं हुई हैं, तबाह हो चुकी हैं। सड़क तो उसको कहना उसकी तौहीन है, सड़क जी, की तौहीन है तो भाई। जो गड्ढे बनते हैं उनको अपनी मदद। आप कई सड़कें तो ऐसी हैं, कई जगहों पे तो हमने खुद उनको मॉनिटर किया है कि जो शहरी हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो वहाँ से कोई बजरी, कोई मट्टी या कोई और दूसरे जो कंक्रीट का जो कचरा होता है वो उन्होंने डाला है और वो ट्रैफिक की रवानी से बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो लेकिन सरकारी सतह पर जो है वो अभी किसी भी सड़क की जो है वो सरकारी नहीं है। मसला ये है कि हमेशा यही होता है ना, जिसकी वजह से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देख रहे। आपने देखा कि एक बारिश के अंदर कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, कई सड़कें जो है ना बह गई। अभी मैंने ऑल्टरनेटिव रूट लिया क्योंकि पता चल गया था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है, तो मैंने भी शाह फैसल स्किप की और मैंने जो है वो रूट लिया शाह फैसल एंड देन इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जो शाह फैसल वाला रूट है, जो ब्रिज के बाद जब आप उतरते हैं और सिंगर चौरंगी तक आते हैं जिसका नाम विंडस हो गया है, वहाँ तक जब आप आते हैं तो वो सड़क जो है ना अभी मेरे ख्याल से 7-8 माह पहले जिसको ना तामीर किया गया था और अब वो सड़क नहीं है, अब वो खाली है। गड्ढे हैं वहाँ पे बड़े बड़े और जो कारपेटिंग हुई थी वो सब उखड़ गई नीचे, वो वही जो पत्थर टाइप जो आ जाता है वो अब चल रहा है। तो मैंने सोचा यार 7-8 माह के अंदर जो है वो चले, बहुत ही मैं तीर मारूँ तो साल भर हो गया होगा, तो उस सड़क का तो ये हाल हो गया है। तो जो बनाते भी हैं वो भी इतना ख़राब बना रहे हैं, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, क्या करते हैं समझ नहीं आता कि एक बारिश में जो है वो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। देखिए ये गड्ढे सड़कों पर नहीं पड़े हुए हैं, ये गड्ढे हमारे निज़ाम के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये हमारे निज़ाम ही उस तरह से डेवलप हुआ हुआ है। देखें हम ये देखिए करंट फुटेजेस है, देख रहे हैं आप हालत क्या हो रही है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम। ये करंट फुटेजेस है हमारे पास,
जी सारा हैवी ट्रैफिक की वजह से नहीं तो सुबह में तो हैवी ट्रैफिक अलाउड ही नहीं है ना, लेकिन तो कोई अभी तो ट्रैफिक जैम होगा। कौन पूछे? सारे माई बाप लोग हैं, कौन पूछेगा इनसे कि भाई आपने सुबह के औकात में जो है वो हैवी ट्रैफिक को क्यों सड़कों पर आने दिया? और ये सारे ऑयल टैंकर्स हैं, कंटेनर्स हैं, बड़े बड़े ट्रैफिक, और खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा रौनुमा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी सुबह में हमारे कोई कैमरामैन बता रहे थे कि कहीं कोई हादसा पेश आया और 3-4 जो है बाइक वाले हैं, पता नहीं गाड़ियों वाले हैं, क्योंकि रश आवर्स में लोगों को दफ्तर पहुंचना होता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता लेके जो है वो पहुंचने की अपने मकाम पर जो है वो कोशिश करते हैं। मसला ये है कि जो हमारा निज़ाम है रेमशा साहिबा, उस निज़ाम के अंदर गड्ढे मौजूद हैं और सबका इन्हिसार करप्शन पर है, और करप्शन किस तरह से मज़ीद बेहतर की जाए, निज़ाम बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन करप्शन कैसे बढ़ाई जाए, उसमें कैसे खूबसूरती लेकर आई जाए, और वो खूबसूरती इसी सूरत में होती है कि लोगों को परेशान किया जाए, लोग जो है वो अपने मसले के लिए आवाज़ ना बुलंद करें, आवाज़ ना उठाएं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब ना करप्शन और उसके खिलाफ पकड़े जाने का भी डर और खौफ खत्म हो गया। हम जो है वो कलमा गो मुसलमान हैं, हम जब काबतुल्लाह जाते हैं तो फिर लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, और फिर जब कुर्बानी कर रहे होते हैं तो 20-20, 25-25 लाख की कुर्बानी करते हैं कि कहते हैं कि इन्ना सलाती नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन जब हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम इस निज़ाम की बेहतरी के लिए, इस निज़ाम के अंदर अपनी जो ईमानदारी है उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और फिर जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं उसके ऊपर, उसमें जो कुरान कह रहा है इंसान से, और जो ये पूरा कुरान तो पूरा निज़ाम हयात है ना, वो पूरे निज़ाम हयात बता रहा है कि आपने किस तरह से अपना निज़ाम ज़िंदगी को वज़ा करना है, किस तरह से लोगों को से इंसाफ करना है, किस तरह से हुकूकुल इबाद पूरे करना है, और फिर किस तरह ये जो महीना है माह रब्बील अव्वल, कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लोगों को हुकूकुल इबाद का दर्स दिया, लोगों को बताया कि हुस्न अखलाक से पेश आना है, अपने निज़ाम हज़रत उमर का कानून है, तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करने को हम तैयार नहीं हैं। हम तैयार नहीं हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो सूदी जो मईशत है उसका खात्मा हो। हम कलमा पढ़ते हैं, हम हज करते हैं, हम उम्रे करते हैं, लेकिन हमारा जो जिसे कहते हैं अब जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, जो जमहूरी निज़ाम है, मैं समझता हूँ वो जमहूरी निज़ाम अब अपने अल्ले तल्लों के लिए तो मुकम्मिल हो चुका है, लेकिन हमारे और आपके जो बुनियादी अवाम के जो हुकूक हैं वो पूरे करने के लिए तमाम इदारों में जो है ना सरकारी अफसरान तैनात हैं, सरकारी गाड़ियाँ लेने के लिए जो है इनके पास पैसा है, बजट पास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सड़कें बनाने की जब बात आ रही है तो डेवलपमेंट फंड नहीं है। पानी के लिए जो है ना, अभी तो खैर मेयर कराची ने एक मनसूबा अनाउंस कर दिया है कि बड़ी पाइपलाइन डलेगी, लेकिन वही वाली बात है ना कि कब मुकम्मल होगा, कब तक शहरियों के लिए जो है वो इस तरह से जो है फैसिलिटी आएगी। पानी और बिजली की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अजियत का शिकार हैं, आए दिन सड़कों पर निकलते हैं और एहतजाज करते हैं। देखिए, ये जो माजरत के साथ उन तमाम लोगों से जो इस वक्त असम्बलीज़ में बैठ गए हैं, उनके लिए बड़ा एक मशहूर सा मकूला है कि ओछा तीतर अंदर बांधों के भीतर। हाँ, तो ये इनके ऊपर तो मिसाल बिल्कुल साबित आती है। ये तो अहल ही नहीं थे असम्बलीज़ में बैठने के, ऐवान बाला में और ऐवान ज़ेरी में बैठने के अहल नहीं थे, इनको ऐवानों में बैठा दिया। तो भाई आप जो ऐवानों में बैठे हुए उनसे सवाल तो करें ना। हमारे एहतसाब ब्यूरो बना हुआ है, नैब का बना हुआ है, उसके बाद एंटी करप्शन बना हुआ है, फिर एंटी करप्शन सर्कल अलग बने हुए। भाई इंक्वायरीज़ होती हैं, इंक्वायरीज़ का कुछ नहीं हो रहा होता। ये लोगों को भाई सज़ाएँ दें और फिर तो साबित करें कि भाई ये आवाम का पैसा जो है वो आवाम पे क्यों नहीं लग रहा। ये सारे मसाइल जो हैं वो मैं समझता हूँ उनका इदराक होना चाहिए, और इदराक तो है, लेकिन वो हल नहीं कर रहे। कराची को तो आप ये समझ लीजिए, कराची के साथ तो वो शुरू किया जा रहा है कि जो सौतेली माँ के साथ होता है, जो सौतेली बहन के साथ होता है। रेवेन्यू हब है, 70% रेवेन्यू हब कराची, 70% जो है ना रेवेन्यू कराची फराहम कर रहा है। देखें, पूरे कोरंगी सेक्टर में आप इतनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं जितनी पूरे लाहौर में नहीं है। मसला क्या है, क्यों नहीं बनाते? सिर्फ करप्शन ही इशू है। ये शहर उनका भी है, यहाँ से वोट लेते हैं, यहाँ पे सियासत करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, सभी कुछ कर रहे हैं ना। आप ये देखें कौन जाके अपने इंटीरियर में अपने इलाकों में रह रहा है। देखें, और वहाँ पर भी इतनी अबतर सूरत हाल है। माजी में शौकत अजीज़ जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़े, उन्होंने थर से इलेक्शन में हिस्सा लिया और कहा जी मैं थर के अवाम की किस्मत बदल दूंगा, थर के अवाम को पानी फराहम कर दूंगा और ये कर दूंगा। हुआ क्या, जब वो जीते तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी और कहीं और से इलेक्ट हो गए थे, वो उसकी सीट को उन्होंने कबूल किया। तो भाई बात यह है कि कराची से लोग इलेक्ट होते हैं। शहबाज शरीफ ने भी यहाँ से फॉर्म सबमिट करवाए थे और दीगर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको फॉर्म सबमिट। कराची को रेवेन्यू हब की हद तक तो लेते हैं,
लेकिन कराची का मसला कब हल होगा, कराची पर कौन संजीदा होगा, ना सियासी जमातें संजीदगी से बात कर रही हैं, बात करती हैं, लेकिन वो बात सिर्फ मेरा ज़राया अबलाग के नुमाइंदों की हद तक ही रह जाती हैं और वह अखबार में छपती हैं, फिर टेलीविज़न पर नशर होती हैं। उसके बाद अब आप देख लें कि IPPs का मामला बिल्कुल दब गया, कोई IPPs के मामले में बात नहीं कर रहा, कोई कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एहतजाज नहीं कर रहा है, कोई कराची में लोड शेडिंग पर एहतजाज नहीं कर रहा, और एहतजाज नहीं कर रहा, एहतजाज हो रहे हैं। देखिए खुर्शीद भाई, एहतजाज हो रहे हैं। हम ये कहते थे ना कि पॉलिटिकल जमातें खामोश, अब तो पॉलिटिकल जमातों ने भी एहतजाज किया, जमात इस्लामी कर रही है, MQM ने किया, लेकिन व्हाट इज़ द आउटकम? अवाम भी बाहर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एहतजाज कर रही हैं, लेकिन कोई ना कोई हल तो नज़र आए, या कान पे जूं तो रहेंगे कि हाँ यार ये एहतजाज हो रहा है, अवाम परेशान है, अवाम मर रहे हैं, लोग जो है किलस रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, यहाँ कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने भी एहतजाजी मुजाहरे हुए, और मुजाहरे क्या, धरने हुए यहाँ पे सिंध असम्बली के बाद धरने हुए हैं, और फिर उनसे एक MOU साइन करके वो 1 माह के बाद उनसे वो मुजाहरा एहतजाज ख़त्म करवा दिया गया। अब कोई इनसे पूछे कि भाई आपने जो MOU साइन किया था, जिस बुनियाद के ऊपर आपने वो एहतजाजी धरना ख़त्म किया था सिंध असम्बली के बाहर, जमात इस्लामी उसमें धरने की स्टेक होल्डर थी उस वक्त, तो अब उस जो MOU साइन हुआ था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। जो बल्दियाती उसमें शिकें लगाई गई थी कि बल्दियाती जो कानून है उसमें तरमीम हो, शहरी मसाइल हल हों, बिजली लोगों को फराहम हो, पानी फराहम हो, और फिर आप जब टैक्सेस की मद में तमाम टैक्सेस ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अवाम नहीं दे रहा, अवाम दे रहे हैं। नहीं दे रहा तो बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं दे रहा, आवाम जो आम मुझे लगता है आवाम भी मायूस इस वजह से है ना, देखें कि टैक्सेस ना देने की वजह से, क्योंकि मिलता कुछ नहीं है। अब आप बिजनेस कम्युनिटी से मांग रहे हैं तो बिजनेस कम्युनिटी को दे क्या रहे हैं? आप आवाम की जो है जेबों से सैलरीज पर्सन से ले तो रहे हैं, बिलों की मद में ले तो रहे हैं, लेकिन आप क्या दे रहे हैं? इसीलिए लोग ऑफेंड होते हैं, कुंडे डालते हैं, तार डालते हैं, चोरियाँ करते हैं, गैस के जो है वो डब्बे लगाते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि आता तो कुछ है नहीं बिल भरने के बावजूद, तो ऑफेंड इसलिए भी है आवाम। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद खबरों के साथ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़ी तगोदौ और जो है वो भागते दौड़ते हम सब भी पहुँचे और तैयारी की, और आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये रोज़ाना की स्ट्रगल हो गई है, जिसकी वजह से कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा क्योस भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, बहुत समझ में भी नहीं आता कि सॉल्यूशंस क्या हैं, हल क्या हैं। तो अशरफ खान साहब भी आज लेट हो गए। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? सही हो गए, अब आप रिलैक्स हो गए? बिल्कुल ऑफिस पहुंच के रिलैक्स हो गया। कितनी देर में पहुंचे आप गुलशन से यहाँ पर, और क्या सूरत हाल है वहाँ ट्रैफिक की? रमशा 1.5 घंटा लगा है, और पहली दफ़ा मुझे ऐसा आज महसूस हुआ कि टोटल डिस्टेंस टाइम वैसे आपका कितना है? भाई मेरा 14 किलोमीटर है। नहीं, कितने मिनट में आप पहुँचते हैं? 14 किलोमीटर तो 25 मिनट 28 मिनट मैक्सिमम। सुबह के टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है उमूमी तौर पे, लेकिन इस वक्त जो है बम्पर टू बम्पर रश है। मैं जब कारसाज पे आया, कारसाज से लेके जब मैं शहर फैसल के लिए जो ब्रिज पे इट विल टेक के 10 मिनट 12 मिनट लगे, रेंगते हम FTC के ब्रिज उतरे, शहर फैसल पे आए तो फिर मेरी तो जान निकल गई ना, पूरा ट्रैफिक जैम है। इतना ट्रैफिक जैम के नहीं पता, क्योंकि बुनियादी वजह ये कि इलेक्ट्रिक के पास जो उन्होंने बिजली मुनक़ता की है तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो कराची एक पोर्ट एक्टिविटी होती है यहाँ पे, जो रात गए जो माल बरदार गाड़ियाँ निकली, तो जो पोर्ट से निकली माई कराची से होते हुए, और ये क्लिफ्टन और ये डिफेंस के रास्ते से सारे माल बरदार गाड़ियाँ खड़ी हुई। उसके बाद वो जो ट्रैफिक बंद हुआ है, तो मेन आर्टरी जब आपकी बंद हुई तो उसका इम्पैक्ट शहर पे नज़र आ रहा है, शहर फैसल पे नज़र आ रहा है। मेन अगर हम देखें, मेन आर्टरी कहलाती है शहर की शहर फैसल, और वो इस वक्त बम्पर टू बम्पर जैम है। और आप हैरान होंगी, जब मैं निकला तो जो काला पुल है वहाँ से मैं निकला, क्योंकि मैं FTC वाली जगह से आया, क्योंकि इधर तो पूरा ब्रिज वगैरह सब जैम था। FTC से निकल के जैसी ब्रिज FTC का क्रॉस किया है, आप यकीन करें मेरी बिल्कुल जो है मतलब माशाल्लाह हमारा ट्रैफिक पुलिस के उनको सलूट करूँगा मैं, कि वो ट्रैफिक जैम है उसको नहीं देख रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं उसको सामने आके रोक रहे हैं कि सीट बेल्ट पहनी हुई नहीं पहनी हुई है, वो नहीं है ये नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ट्रैफिक तो कंट्रोल कर लो। अब इस वक्त लोग, जब आप सोचें ना कि जो बम्पर टू बम्पर आ रहा है, आधे घंटे का जो ट्रैक है उसका या रास्ता है, वो 1.5 घंटे में जब हो रहा है उसका कैसा होगा। अभी मैं आया, अब यकीन करें मैं अभी आया, और जब ये करीमाबाद वाली रोड पे आया तो वहाँ पे भी सिर्फ हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एरिया है कुरंगी, और पूरा ट्रक के ट्रक खड़े हुए थे। मैं फिर पीछे से घूमता हुआ आ रहा हूँ, और वो भी बाईपास में आ रहा है। मतलब मेरा जो आज रास्ता था जो 13-14 किलोमीटर है, इस वक्त वो 22 किलोमीटर से ऊपर पड़ा है, और 1.5 घंटा लगा है मुझे। बहुत ही जो है बहुत बुरा हाल है। फिर दूसरी बात है ना, एंजाइटी लेवल जो है ना वो अलग हो जाता है। आप रोज़ाना इसी स्ट्रेस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो है पहुंच नहीं पा रहे, तो आपकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है।
अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। अब आवाम को आपने उलझा के रखा हुआ है पानी बिजली में, फिर ये रोज़ाना जाने वाले के मसाइल, फिर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अशरफ भाई कि ये जो बैक एक्ट प्रॉब्लम है कितना ज़्यादा हो गया है और तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप फ्रेश नहीं पहुंचते कहीं पर भी, सुबह आपकी होती है, आप बस सुबह ही आपकी खप हो जाती है। नहीं, एक तो ट्रैफिक जैम तो ये रमशा जो बरसात हुई उसके बाद जो टूटी फूटी सड़कें हैं उसके अभी ट्रैफिक का फ्लो टूटी फूटी कहना है सर आपको, रास्ते सड़क तो कहना ही नहीं, मतलब वो गलती हो गई, सड़क कहने को आज मना कर दिया है। क्योंकि आपको पता है एक स्टोरी चली थी खबर हमारे पास, मेयर कराची ने कहा कि यूसी जितने भी हैं उनको पहले 5 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस के लिए देते हैं, 12 लाख रुपए दिए हैं, 12 लाख। तो कहाँ लग रहा है वो? मैंने 2 कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि 12 लाख रुपए अगर आपको दिए जाएं तो आप कितनी किलोमीटर सड़क बना देंगे? तो हंसने लगा वो, कह रहा है इस वक्त जो चीज़ें डलती हैं डामर से, लेकिन सबकी कॉस्ट हाई लेवल पे है और अगर आप दें तो मरम्मती काम भी बहुत ना होने के बराबर। 12 लाख रुपए में क्या कॉस्ट होंगी? मशीनरी आती है, फिर उसकी आपकी लेबर आती है, फिर सामान आएगा, फिर खाम माल आएगा, ये सब लगाने के बाद 12 लाख रुपए में। एक नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूँ, कराची शहर जो टूट फूट का शिकार है, जो सर्वे हुआ था वफाकी हुकूमत से कहा गया था कराची की जो सड़कें हैं, सीवरेज लाइन, इन सब के बनाने 100 अरब रुपए चाहिए। कितने? 100 अरब। अब आप एक यूसी को 12 लाख रुपए दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब आपको करना ही नहीं है। नहीं, फिर अशरफ भाई वो वाला फ़ंड कहाँ जा रहा है जो सिंध गवर्नमेंट का फ़ंड है, जो कि आपने कहा कि डेवलपमेंट फ़ंड रखा गया है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं है, पुराने ही जो है वो उनको सही करना है। तो वो फ़ंड भी तो इधर सड़कों पे, पानी पे, बिजली पे ही लगाने के, बिजली को तो खर्च छोड़ दें तो प्राइवेट एंटिटी हो गई, इसीलिए रखा था ना, या किस लिए रखा है? भाई जो देखें ये जो नए माली साल का बजट उसी ने हुकूमत में दिया, उसने कोई नए मंसूबे नहीं दिए, ना कराची के लिए ना पूरे तो पुराने सही करने के लिए तो बजट रखा था ना, कितने बिलियन रुपीस रखे गए थे? जारी मंसूबे हैं माशाल्लाह से, जारी मंसूबे बोलूँगा तो जारी मंसूबे, क्योंकि मैं हर साल का बजट करता हूँ और स्पेशली जो इसके ऊपर रिपोर्ट बनाता हूँ, तो कुछ मंसूबे मैं रट गया हूँ उंगलियों पे ना। वो मंसूबे खुदा के वास्ते, मतलब मुझे तो लगता है अगले 3 साल, फिर आप कहेंगी वो K4, हाँ। K4 तो अगले 3 साल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सड़कों का बात करें तो उसके लिए पैसे चाहिए। अब सिंध गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए वफाक के साथ बैठ के और ये उनसे डिसाइड करे, क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, तबाह। आपकी सीवरेज लाइनें जब तक सीवरेज लाइनें नहीं डलेंगी, सड़कों अगर बना भी देंगे तो आप सीवरेज, जब पानी ऊपर आ जाएगा सड़क को फिर बर्बाद कर देगा। आपकी सीवरेज लाइनें डलेंगी, पानी की लाइनें डलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बेहतर होगा, उसके बाद सड़क डलेगी। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, कोई भी इलाका, अभी मैं बताऊं नॉर्थ अहमदाबाद में ब्लॉक डी में क्या हुआ कि उन्होंने पैचेस करके सड़क बनाई और वो जो सीवरेज था निज़ाम वही पुराना था, जब बरसात हुई ओवरफ्लो हुआ वो सड़क सब निकल गई। अब ये प्लान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, पैसे ऐसे आप डालते रहेंगे, वो ऐसी मतलब कि क्या कहेंगे अंगीठी है कि उसमें आप पैसे डाल रहे हो, जले जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पानी की, सीवरेज की और लीकेज जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, सड़क आप बना भी देंगे कुछ नहीं होगा। अभी अब शहर में एक नया ट्रेंड आया है, जहाँ देखें जैसे आपने गुलिस्तानी जौहर का अंडरपास देखा था, वो बताएंगे वो जो लगाए थे मेयर कराची ने, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तो कहा था पता नहीं वो क्या ब्रिक्स लगा दी थी, ब्रिक्स जो लगाई। अब वो क्या है कि अनइवन था। अब वो क्या होता है, कुछ एरिया के लिए लगाते हैं, आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर आपने जो है वो लगा के वो, और उसमें भी गाड़ी की इतनी बुरी हालत हो रही, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं ऐसे लगेगा कि आप, और मुझे समझ नहीं आया वो क्यों भाई, उसमें कौन सा आपको ऐसे नक्शो निगार करना था, क्या करना था? वो एक निकलेगा वो सारे निकल जाएंगे। वही है ना। अब हमारे यहाँ जिस तरीके से ट्रैफिक चलता है, या ट्रैफिक एक्सिल लोड जिसे कहते हैं, लोड ना ट्रक का लोड, माल बरदार गाड़ियों का लोड, ना ट्रक बस का लोड, वो इतना हैवी लोड। एक रिक्शा देख लें उसमें 12 मुसाफिर रखते हैं, 200 सीसी का रिक्शा है। तो सवाल ये होता है एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपके मुतल्लिका इदारे जो बनाए हुए हैं, जो करोड़ों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तनख्वाहें ले रहे हैं अभी, तो आप इसमें रिलैक्स करें, चिल करें, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको वक्त पे मिल रही हैं। हम यहाँ पे ज़रा मौसम की सूरत हाल की भी बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि आज शहर कराची में मौसम कैसा है। शुक्र है बहुत बेहतर है कि तेज़ धूप नहीं निकली हुई है अभी तक और कदरे बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है। तो टेम्परेचर्स पे भी नज़र डालते हैं कि आज दिन भर में दर्जा हरारत क्या रहेंगे। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 31 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, लेकिन वेदर मोस्टली क्लाउडी ही रहेगा, यानी बादल छाए रहेंगे, अब्र छाया रहेगा। कल भी यही सूरत हाल थी और आज भी यही सूरत हाल जारी रहेगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है माल का हाल भी हमारे पास मौजूद है, करेंसी रेट्स क्या हैं तो वो भी नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त जो कैनेडियन डॉलर है 209.75 पे पहुँच गया है। यूरो की प्राइस में भी इजाफा देख रहे हैं, 310.5 पे जो है पहुँच गया है। इसके अलावा अगर हम सऊदी रियाल की बात करें तो 74.55 जो है वो करंट सऊदी रियाल का रेट है, और US डॉलर की अगर बात की जाए तो 280.2
1.25 पे US डॉलर इस वक्त जो है इसकी सेलिंग प्राइस नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो है वो मज़ीद खबरें भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में डॉक्टर्स की किल्लत है खुर्शीद रहमानी साहब, और ये जो किल्लत है इसके बायस ऑपरेशंस नहीं हो रहे। डायबिटीज़ का कोई डॉक्टर 5 महीने से मौजूद नहीं है, कितनी कॉमन बीमारी है। OPD में भी जो है वो तकरीबन 250 के करीब जो है वो शुगर के पेशेंट आते हैं, लेकिन कोई चेकअप करने वाले ही नहीं। देखें, जो ज़्यादतीज़ वाला मामला है ये तो इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे हाई लेवल की जो बीमारी है इस वक्त हमारी कौम में। दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त डायबिटीज़ हम देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान अंडर टॉप 5 कंट्रीज़ में आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है रमशा कि लोगों में स्ट्रेस लेवल जो है वो माजरत जो लोगों में स्ट्रेस लेवल है उसकी जो शरह है वो ज़्यादा है। मतलब हर शहरी का पाकिस्तान का वो ये सोच रहा है कि महंगाई कैसे कम होगी, आटा कैसे पूरा होगा, घर में चीनी की कैसी खपत जो है वो लेकर आनी है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, स्विगी गैस के बिलों में इजाफा हो रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको बिजली नहीं मिल रही, वो बाहर निकलता तो रोड का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब है, स्कूल की फ़ीसों का मामला है वो बढ़ती चली जा रही हैं, एहतजाज कर रहे हैं तो उसका कोई सोल्यूशन हल नज़र नहीं आ रहा। वफाकी हुकूमत जो है वो सब्ज़ी चिकन वो उसकी प्राइसेस जो है वो कंट्रोल होने में नहीं आ रही। फिर उसके अलावा वफाकी हुकूमत कराची पे कोई तवज्जो नहीं दे रही। कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान तो होता लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। फिर सियासी जमातें जो एहतजाज कर रही हैं उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मतलब लोगों में जो स्ट्रेस लेवल है मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो टॉप 5 जो शुगर की मरीज़ों की तादाद में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। तो ये जो है वो चौथे और तीसरे नंबर पर भी आ जाएगा अगर ये सूरत हाल रही। लोगों में स्ट्रेस लेवल इसी तरह बढ़ता रहा और जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है लोगों की वो कम हो जाएगी। जब लोग एक दूसरे को गाड़ियों से निकाल के मारेंगे, और अशरफ साहब ने आज से 3 महीने पहले एक बात कही थी कि अब वो लेवल आने वाला है लोगों का कि लोग अब मिनिस्टर्स की गाड़ी को रोकेंगे और मिनिस्टर्स को गिरबान से पकड़ेंगे कि भाई आप हमारे हुकूक क्यों नहीं अदा कर रहे, वोट से हमने आपको मुंतखब किया, हमेशा जो है आप वोट लेने के लिए आते हैं तो हम आपको मुंतखब करते हैं। तो हमारे इलाके के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी मसाइल, बुनियादी सहूलियात कौन फराम करेगा। इसी तरह ये तो एक आपने कोरंगी के अस्पताल की मिसाल दी, इसी तरह लियारी जनरल हॉस्पिटल है, फिर जिना हॉस्पिटल है, उसके अलावा फिर बासी शहीद अस्पताल है, उसके अलावा नेशनल हाईवे पे कोई आपका हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। अगर वहाँ कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको जिना हॉस्पिटल पहुँचते ही नेशनल हाईवे पे नहीं है, सुपर हाईवे पे भी नहीं है। जी इसी तरह ये मरीजों की सूरत हाल ऐसी नाखुशगवार हो जाती है। जबकि कितने बुरे बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं। जी बिल्कुल, इस तौर पे आपको जो है ना तिब्बी इमदाद नहीं मिलती। तो फिर हमारे यहाँ फिर बच के जो लोगों ने खुद अपने मदद आपके तहत जो हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो बनाए हुए, जिस तरह इंडस हॉस्पिटल बना हुआ है उन्होंने खुद बनाया हुआ है वो, लेकिन सिंध गवर्नमेंट उसको फंड करती है। लेकिन सरकारी सतह पे इसका कोई मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान नहीं है। हाँ NICVD है, उसके अलावा दीगर जो है NICH है, लेकिन ये इस शहर के लिए नाकाफ़ी है और एक दो अस्पतालों को बेहतर करने से पूरे जो शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। जैसे गवर्नमेंट कोरंगी है, कोरंगी एक बड़ा इलाका है और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कोरंगी नंबर 5 का जो हॉस्पिटल बता रहे हैं भाई, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे बड़े कोई प्रोफाउंड और साउंड जो है डॉक्टर्स बैठते हैं। वहाँ पर तो मरीजों का शिकवा मैं खुद वहाँ पर उसको रिपोर्ट कर आया हूँ। तो वहाँ मरीज ये कहते हैं कि हमें बुखार है तो चलो पैराडोल समझ में आता है, लेकिन मुझे अगर शुगर है, डायबिटीज, तो मुझे पैराडोल क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर है नहीं ना, डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। डॉक्टर होगा तो देगा ना। जी प्रॉपर वहाँ पर जीपी बैठे में, RMOs बैठे में, वो और प्राइवेट जो है वो मेडिकल स्टोर्स की दवाएं लिख के देते हैं क्योंकि उनकी कमीशंस बने हुए हैं। वो हॉस्पिटल के बाहर से मेडिकल स्टोर है, वहाँ से वो दवा लेते हैं, उनके कमीशंस बने हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब तशवीशनाक सूरत हाल है जिस पर जितना नोहा पड़ा जाए और उतना ही कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तालीम और सेहत तो ऐसा इग्नोर्ड सब्जेक्ट हो चुका है क्योंकि हाईलाइट क्या हो गया, सड़कें, पानी और बिजली, और यही शायद हुकूमत चाहती है कि प्रायोरिटीज़ आवाम इसी में उलझी रहे। लेकिन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा अस्पतालों की सूरत हाल में मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम भी जाने से पहले बात कर रहे थे कि एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल, और जिसमें अभी उन्होंने कहा शुगर, डायबिटिक पेशेंट्स, भाई तो क्या खाएं, क्या पिएं, अस्पतालों में कहाँ जाएं। अभी मैंने बीच में जिक्र किया जब खुर्शीद भाई ने कहा कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, ये सारे एहतजाज, डिप्रेशन, लोगों की परेशानी, फाइनेंशियल इशूज़, और फिर खाने के लिए जब आप सब्ज़ी और चिकन ख़रीदने जाते हैं तो वो भी आपको इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है। सुबह भी मैंने कहीं घूमते फिरते प्राइस पढ़ ली तो मैंने यही सोचा यार 800 और 700 रुपये से चिकन नीचे नहीं आ रही, सब्ज़ी ख़रीदें तो भी उसके रेट्स बहुत हाई हैं। तो ज़रा सब्जियों के रेट्स पर भी नज़र डालते हैं, उसके बाद इस खबर पर मज़ीद बात करेंगे। आइए दिखाइए ज़रा सब्जियों के रेट्स क्या हैं।
टमाटर की कीमत 115 जो है वो और मिल रहा है इसी रेट पर। इसके अलावा आलू की भी जो कीमत हम दिखा रहे हैं, इसमें 90 रुपये फ़ी किलो जो है वो आलू दस्तियाब है। लहसुन अदरक के बारे में तो अदरक 600 रुपये से जो है ना वो जायद पे फ़रोख्त हो रही है पर केजी। और गाजर का भी क्योंकि अभी ख़रीदी नहीं तो रही जो है वो 50 रुपये क्या हो गया, कौन से ज़माने में तुरई लौकी मिली थी सरकारी अच्छा कहाँ से मिल रही है भाई? वाह भाई हमें भी ला दो हमारे यहाँ कह रहे हैं 30 रुपये। अरे वाह ज़बरदस्त, अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात। 30 रुपये किलो कहीं मिली है। अजीम बुरा मैं फ़हद बता रहे हैं उनको, मैंने कहा मंगा किस किस को आज दो फ़हद को लिस्ट बना के, बेटा तुम सबकी सब्ज़ी लेकर आओ, आज मैं लिस्ट बना के। इतवार को मैंने लिए तो मैं बताऊँ जो वीकली लेता हूँ तो टमाटर नीचे आए और जो 150 160 चल रहा था 100 रुपये तो अच्छे वाला, जो थोड़े से छोटे टमाटर हैं वो 80 रुपये ये सब मिले। लेकिन प्याज महंगी हो गई है। प्याज आपको मेरे ख्याल से 200 रुपये तक मिल गई है जी, 160 150 छोटी बड़ी जो अब अच्छी वाली, जैसे अब खवातीन को पता है कौन सी प्याज सही होती है, लेकिन हम तो मीडियम साइज़ की जाके ले लेते जो सस्ती लगती है कि पैसे मिल जाए। वैसे खवातीन में मीडियम साइज़ प्याज तो 150 रुपये किलो वो पहुंच गई है। फिर अगर हम आलू लें जैसे आपने बताया तो आलू 90-100 रुपये, अब वो भी ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। अब अगर देखें हम, हमारी तो अपनी प्रोडक्शन है ना, तो इसकी प्राइस कंट्रोल किसने करना है? चिकन का क्या मसला चल रहा है भाई? चिकन क्यों नीचे नहीं आ रही है अशरफ भाई? चिकन का ये है कि आपको पता है फीड पे जो है आपने बजट में टैक्स लगा दिया है विद होल्डिंग, तो अब नीचे आने का कोई इम्कान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पहले जो हम लेते थे कि चिकन जैसे 500 रुपये में गोश्त आ जाता था, हाँ 500 550 भी भूल जाएं, अब नामुमकिन है क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पे पैक दूध पे टैक्स लगा दिया। 60 रुपये पर लीटर पे टैक्स है वो। दूध का डब्बा एक कितना महंगा हो गया जी, 370 ब्रांडेड जो है 370 रुपये लीटर है। तो इन्होंने रोड मैप दे दी, नीचे वाला जो खुला दूध है वो भी अब महंगा हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, वो भी लेके जा रहे हैं 280। उनको भी पहुंचाना होगा ना वहाँ तक वो ये। अब अगर हम देखें जो दूसरी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने, आपने कहा चिकन का, तो उस पर जो फीड पे टैक्स लगा है, जो उसके लिए खाना उसका ये सारा जो फीड होता है उसके ऊपर टैक्स लगा है, तो प्राइस बढ़ गई। प्राइस किससे लेंगे? अब मेरा ये सवाल है कि आपको आमदनी पे टैक्स लगाना, जब आपने जो टैक्स लगाया वो कौन दे रहा है? वो तो नहीं दे रहा ना, आवाम ही दे रहे हैं और आवाम के ऊपर लग रहा है। अब बेसिक ये है कि हमारे ऊपर आवाम के ऊपर नहीं, उनकी आमदनी पे लगाए। हम आमदनी पे काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यानी आप पे, मुझ पे, इन पे, ड्राइवर पे, सब पे आप लगा देंगे, वो हर कोई कुछ ना कुछ तो लेगा ना। अब हमारा जो सिस्टम अगर बेहतर करेंगे तो ये बोझ कम हो जाएगा। अब शीत भाई और अशरफ भाई, आप दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों आए, आपने वक्त दिया, और हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि इस वक्त हम जो है वो कंसल्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाय बर्थ इश्यूज़ हैं बच्चों के अंदर, और ख़ास तौर पे ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ हैं, वो किस तरह के हैं। हम देख रहे होते हैं कि जो है वो बहुत सारी सर्जरीज हो रही थी कि आपके जो है वो हाथ और पाँव में जो है बच्चों के, अगर या जोड़ों में या बच्चों की हड्डियों में कोई मसाइल होते हैं तो वो क्या होते हैं, किस तरह के इशूज़ आते हैं और उनको एड्रेस कैसे किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ समझ लेते हैं उमूमन कि अगर बच्चा सही पाँव नहीं रख पा रहा है, या उसका पाँव डिलीवरी के दौरान टेढ़ा हो गया है, या कोई और इस तरह के बोन्स में इश्यूज़ हो गए हैं, तो हम ये कहते हैं तो पैदाइशी मसला ये हल नहीं हो सकता। तो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हल हो सकते हैं, एड्रेसेबल है, जो कि काबिल इलाज हैं, वो भी जानेंगे। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर जो बाय बर्थ होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं, ताहयात होती हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। तो हम ये जानेंगे, कैटेगराइज करेंगे। और हमारे साथ हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा सईद मेरे साथ मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर आयशा? मैं ठीक ठाक, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो बेसिकली एज यू सेड वेरी राइटली कि बाय बर्थ बच्चों के बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, और ये जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं समटाइम्स ये प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं होते, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज आर एक्चुअली ट्रीटेबल, जो कि हमें एक रॉन्ग परसेप्शन है। एक ज़माने में अगर कोई बच्चा टेढ़े पाँव के साथ पैदा होता था तो वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारता था। पैदाइशी मसला है, ये हल नहीं होगा। बिल्कुल। और जबकि देखा जाए तो 1000 में से जो एक बच्चा पैदा होता है उसमें पाँव टेढ़े का मसला होता है। सही। और इसको आम जुबान में क्लब फुट का प्रॉब्लम कहते हैं। नहीं, तो ये डिलीवरी की वजह से हो जाता है या ये जेनेटिक वैसे ही होता है? दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग आपका
क्वेश्चन है। सो बेसिकली ये इसकी कोई रीज़न पता नहीं है। सो ज़्यादातर बच्चों में हम इसको इसीलिए कहते हैं कि ये इडियोपैथिक है, कि हमें इसमें कोई कॉज पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे और नुक्स हैं, जैसे जो बच्चे पैदा होते हैं जिनके कमर में फोड़ा होता है, जिसको माइलोमेनिंगोसील कहते हैं, उसके साथ भी कमर में पाँव का टेढ़ापन उसके साथ भी हो सकता है। इसके अलावा एक और सिंड्रोम होता है बच्चों में जिसमें उनके सारे जोड़ सख्ती में टेढ़े होते हैं, उसको आर्थ्रोग्राइपोसिस बोलते हैं। सो उसमें भी पाँव टेढ़े हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में खुशकिस्मती से जो पाँव का टेढ़ापन है वो बेसिकली बग़ैर वजह के होता है। उसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि जो पाँव की एड़ी की हड्डी है उसके अंदर कोई एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से पाँव टेढ़ा हो जाता है। सो बेसिकली द ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप टाइम पे आएंगे, विच आई मीन कि आप विद इन फ्यू वीक्स ऑफ बर्थ, वैसे तो कहते हैं कि जो ही बच्चा पैदा हो उससे अगले दिन से उसकी कास्टिंग शुरू कर दी जाए। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सीरियल कास्टिंग हफ्तावार हम प्लस्तर लगाते हैं और जो पाँव का टेढ़ापन है उसको सीधा किया जाता है, और एक बहुत ही मामूली सा एंड में ऑपरेशन होता है जिसमें जो एक टेंडन है उसको रिलीज़ करके पाँव को मुकम्मल सीधा कर दिया जाता है। ये किस एज में होता है? 3-4 माह के अंदर होता है, 1 महीने ये के अंदर? एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद इन फ्यू डेज ऑफ बर्थ। तो पैदाइश के कुछ हफ्तों में ही शुरू हो जाता है। अच्छा, अमूमन क्या होता है जी, शुरू में तो इतनी तवज्जो, क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा होता है और हमारे यहाँ स्वेडल करने का बहुत ज़्यादा रुझान है कि बांध के बच्चे को रखते हैं तो पता ही नहीं चलता है, तो बच्चा उसमें घुसा ही रहता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर 1-1.5 महीने के बाद पता लग रहा है जब बच्चा थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देता है और फिर एक्सपोजर होता है माँ बाप का कि यार अच्छा ये शायद इसको प्रॉब्लम है, तो अगर वो तब लाते हैं तब भी इशू एड्रेसेबल है? हाँ जी, एक्चुअली तो बेसिकली किसी भी उम्र में अगर फॉर एग्जांपल वो बच्चा किसी वजह से किसी बहुत दूर पार के इलाके में रहता है जहाँ पे हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है और वो 10-11 साल की उम्र में भी हमारे पास आता है, तब भी ऐसी सर्जरीज मौजूद हैं कि उसका पाँव सीधा किया जा सकता है। लेकिन जस्ट टू से कि जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो विद इन फ्यू डेज ऑफ बर्थ स्टार्ट हो जाना चाहिए। बच्चों में जो बोन्स के मसाइल आप बता रही हैं, जैसे आपने क्लब फूड बताया और भी इशूज़ आपने बताए, तो ये क्या है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है माँ की, अगर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेल न्यूट्रिशन और ख़ास तौर पर अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन का रेशो उठा के देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। अंदरून सिंध में तो इसका बहुत मसला है। तो इज़ दैट द कंट्रीब्यूटर कि ये भी इस तरह की चीज़ों को लीड करता है? सो बेसिकली ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे आप ये अगर कोरंगी का एरिया देख लें तो इसमें इंडस्ट्रियल जोन और लोगों का जो रेजिडेंशियल एरिया है दैट इज़ अ मिक्स। और जो बड़े शहर हैं रादर उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि जो सीवरेज सिस्टम है वो पानी पीने वाले पानी में शामिल हो रहा है। इसी तरह जैसे आप गाँव देहात में बता रही हैं वहाँ पे तो साफ़ पानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें दीज काइंड ऑफ एड ऑन। लेकिन जो एक बहुत बड़ी वजह बच्चों में पैदाइशी नुक्स की है वो कज़न मैरिज है पाकिस्तान में, बिकॉज आपको पता है कि हम लोग बहुत क्लोज फैमिलीज़ में शादी करने का रिवाज है। हम ये समझ रहे थे कि उससे सिर्फ थैलेसीमिया लीड हो रहा है, कज़न मैरिज का तो अमूमन बस ये तासुर है। हाँ जी, नहीं, उससे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे अगर मैं बच्चों की हड्डी जोड़ के हवाले से देखूँ तो ये आर्थ्रोग्राइपोसिस, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हड्डी जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ जो हैं वो सख्ती में टेढ़े होते हैं। कहीं बच्चे तो चल भी नहीं पाते पूरी उम्र, लेकिन हम बहुत सारी इनकी सर्जरीज होती हैं एट डिफरेंट एजेस ऑफ देयर लाइफ इन ऑर्डर टू मेक दैम मोबाइल एंड फंक्शनल। लेकिन फिर भी वो बच्चे जो हैं वो फुली फंक्शनल या अपनी फुल आप कह सकते हैं ना कैपेसिटी में ग्रो नहीं हो पाते। दूसरी जो एक जेनेटिक डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा कज़न मैरिज की वजह से होती है वो है जी मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़। मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ हैं बहुत सारी और हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथीज़ हैं। अक्सर बच्चे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल पैदा होते हैं, नॉर्मल चलना शुरू होते हैं, लेकिन जब वो 4, 5, 6 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके पट्टे फेल होना शुरू हो जाते हैं, उनकी नर्व्स काम करना छोड़ देती हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। सो हम सिर्फ सपोर्टिव या एक तरह से पीडिएटिव केयर करते हैं बच्चों की, इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं पाता। और उनको ब्रेसेस और बहुत ही उनकी एक लिमिटेड सा लाइफस्टाइल होता है, अल्टीमेटली व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं और इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है। अच्छा, हाँ जी।
सो और फिर अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल नॉट, ये वो लोग या इस तरह की फैमिलीज रियलाइज़ नहीं करते और वो उनके मल्टीपल बच्चे होते हैं और फिर 3 या 4 बच्चे अगर आपकी फैमिली में ऐसे हैं तो आप सोचें कि वो बेचारे कितने सफ़र उनके लिए भी खुद मुश्किल होगा, कहाँ से फिर इलाज कराएंगे। पेरेंट्स और इलाज से ज़्यादा आप देखेंगे पेरेंट्स के लिए केयर देना कितना मुश्किल है। बाहर के ममालिक में तो बहुत ज़्यादा सोशल सर्विसेज होती हैं। ये सोशल सर्विसेज जो हैं घर में जाके माँ बाप की हेल्प करती हैं, होम थेरेपीज़ होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये जो है ना होम केयर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप हॉस्पिटल में जो है वो प्रैक्टिस करती हैं जी। और वहाँ पर यकीनन वही लोग आ रहे हैं ज़्यादातर जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत महंगा इलाज। तो बच्चों से रिलेटेड कौन से ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बच्चों में पैदाइशी तौर पर मसाइल आप देख रही हैं? एक तो मैंने आपको क्लब फुट बताया पहले, उसके साथ आपने बड़ा अच्छा एक इसमें रेस किया था स्वैडलिंग का। सो एक हमारा जो स्वैडलिंग का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है वो ये होता है कि उनका पैदाइशी तौर पे चूकला, एक या दोनों चूकला, हिप जॉइंट को उर्दू में जैसा चूकला कहते हैं, तो वो बेसिकली अपनी जगह से हिल जाता है। और स्वैडल करने की वजह से स्वैडल, जिसमें स्वैडलिंग इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। लेकिन ये बाय बर्थ भी हो सकता है और ओवर टाइम जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स टू मंथ्स तब भी हिप अपनी जगह छोड़ सकता है अगर बहुत टाइट स्वैडलिंग की जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा, अगर तो अब तो इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको सेफ स्वैडलिंग के बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे। आपको बच्चों के स्लीपिंग सैक्स और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि सेफ़ हैं उनके हिप्स के लिए। अब होता ये है कि अगर हिप अपनी जगह छोड़ दे तो अनफॉर्चुनेटली अनलेस एंड अनटिल यू गो टू एन एक्सपर्ट वो डायग्नोज नहीं होगा, क्योंकि आप देखें ना कि एक्सटर्नली तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब बच्चे का पैम्पर चेंज कर रही होंगे तो आपको फील होगा कि जी एक टांग दूसरी टांग के मुकाबले में ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, राइट। सो जो कि बहुत सटल साइन है। सो इवन आप सोचें कि एक मेरे पास कपल आए, वो दोनों पीडियाट्रिशियन थे। अच्छा, उन्होंने भी वो खुद आए, उनकी बेटी का भी तब डायग्नोज हुआ जब वो चलना शुरू हुई। ओहो। सो मोस्ट ऑफ दिस किड्स दे गेट डायग्नोज अराउंड 1 to 2 years ऑफ एज, और फिर जब वो डायग्नोज होते हैं तो उस वक्त फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज की जाती हैं। सो हमारी ज़बान में हम इसको कहते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप या DDH का प्रॉब्लम। ज़्यादातर ये फर्स्ट बॉर्न फीमेल्स में देखा जाता है या ब्रीच पोजीशन में। सो मे बी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं अगर उनकी फर्स्ट बॉर्न फीमेल है और ब्रीच है, सो आई थिंक दे मस्ट गेट देयर डॉटर्स स्क्रीन्ड फॉर DDH, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है फ्यू वीक्स टू मंथ्स तो इसका इलाज बहुत सिंपल है। वो एक ख़ास किस्म की बेल्ट है जिसमें हम डालते हैं, जैसे मैंने आपको क्लब फुट का बताया कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हाँ जी, exactly, करना भी शायद आसान होता होगा। सो शुरू में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का हल बहुत आसान होता है, लेकिन जो बच्चे बड़े होते जाते हैं इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। और हमारा रुझान उल्टा है इस बारे में, हम कहते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, वो कैसे सर्वाइव करेगा, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। हाँ जी, तो इस तरह से उसको परसीव कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल। तो वो भी एक बड़ा मसला हो जाता है। हाँ जी। तो ये जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स आपने भी अभी जिक्र किया था, वो बच्चों में भी हैं, वो क्या हैं? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जी डिस्ट्रोफी मैं आपको बता रही थी कि ये बेसिकली जो पट्टे हैं, अगर आम जुबान में कहा जाए तो बच्चों के पट्टे फेल होना शुरू हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर ये दिस इज़ प्योरली अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह कज़न मैरिज है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर जस्ट सपोर्टिव सर्जरीज के जैसे उनके भी हिप्स अपनी जगह छोड़ने शुरू कर देते हैं, हिप्स की सर्जरीज होती हैं, उनकी कमर टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, तो उसके लंबे चौड़े ऑपरेशन होते हैं। आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं बच्चों में, सो दैट इज बच्चों के साथ माओ में भी है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में उनको उस तरह, और फिर प्रेगनेंसी के अलावा प्रेगनेंसी के बाद भी, क्योंकि अगर वो मदर फीड पर बच्चा है, ब्रेस्ट फीड पर है, तो वो अगर माँ सही ग़िज़ा नहीं लेगी, अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी नहीं करेगी, तो बच्चा डेफिशिएंट होगा। और ये हमारे यहाँ फिगर बहुत ज़्यादा है, तो हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि बच्चों में बाय बर्थ जो बोन्स में इश्यूज़ हैं, हड्डियों के मसाइल हैं, वो कितने एड्रेसेबल हैं। तो हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे बात करते हैं, माओं की भी और बच्चों की भी। तो आप कुछ कह रही थी डॉक्टर आयशा उसमें मजीद? हाँ जी, सो बेसिकली रमशा ये बहुत बड़ा इशू है, और आप सोचेंगी कि बहुत बड़ा पैराडॉक्स है
कि एक इशू होता है गरीब बच्चों में जिनके माँ बाप के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनके बच्चे होते हैं, वो उनको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं दे पाते। मतलब कि जैसे दूध, अंडा, आपने यू नीड टू ऐड मीट, गोश्त होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए उनकी ग़िज़ा में, सो दैट अल्टीमेटली क्या होता है कि उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी एक कॉमन प्रेजेंटेशन है रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें बच्चों की हड्डियाँ फूलना शुरू हो जाती हैं, उनकी हड्डियाँ बढ़ती नहीं हैं और उससे ज़्यादा हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। सो मच सो कि हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इवन आप डेफिशिएंसी उनकी कंप्लीटली ठीक कर दें मेडिसिन के थ्रू, विटामिन डी जो हम सप्लीमेंटेशन वगैरह करके, उसके बावजूद वो बच्चे जो हैं वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते, ना तो मेंटली ना ही फिज़िकली। सो ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट होती है जो कि एक ग्रोइंग बच्चे को हो जाती है, उसके स्केलेटन को, बिकॉज उसकी न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट है। और जो मैं आपको पैराडॉक्स की बात करी थी कि दूसरा जो पैराडॉक्स है वो एक्चुअली ये है कि बहुत ज़्यादा जो स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं एंड दे ईट अ लॉट ऑफ फास्ट फूड, का भी एक बड़ा हाँ जी, जो शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं वो भी आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं होने देता। प्लस बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, क्योंकि होता ये है कि दे स्टार्ट, उनका तो एक छोटी सी एपेटाइट है, तो आप अगर उनको फास्ट फूड दे रहे हैं तो वो उससे अपना पेट भर लेंगे और उनकी जो प्रॉपर ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं वो नहीं खा पाएंगे और अल्टीमेटली होगा ये कि उनको रिकेट्स हो जाएगी। और रिकेट्स के अलावा किस एज में हो सकती है रिकेट्स जो आप कह रही हैं? रिकेट्स एक्चुअली बिल्कुल बच्चों को छोटी उम्र से शुरू हो जाती है और ज़्यादा नज़र तब आनी शुरू होती है जब वो चलते हैं। सो बेसिकली मतलब कि 1.5 साल की उम्र में नज़र आना शुरू हो जाती है, बोइंग बहुत प्रोमिनेंट होती है और उसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स मेरे पास ज़रूर आते हैं कि जी हमारी बच्चे की टांगें टेढ़ी हो गई हैं, ये क्या हो रहा है। सो फिर अल्टीमेटली यू हैव टू सप्लीमेंट देम। सो अगर टाइमली किया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो किया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ओबीज़ हैं वो, अगर वो ओबीज़ हैं फास्ट फूड खा की वजह से, उसकी वजह से भी जो उनका ग्रोइंग स्केलेटन है वो इफेक्ट होगा। हाँ, और उसमें उनकी चूकले की हड्डी सिरक सकती है अपनी जगह से, उसको कहते हैं स्किफी हम अपनी ज़बान में, स्लिप्ड कैपिटल फेमरल एपिफाइसिस। और दूसरा ये कि उनकी जो ये टिबिया बोन है यहाँ पे भी बेंड होना शुरू हो जाता है, उसको ब्लाउन्स डिजीज़ कहते हैं। सो ये डेफिनेटली पेरेंट्स सारी चीज़ें तो आपको नहीं पता होनी चाहिए, पता हो सकती हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपको अपने बच्चे को एक बैलेंस तरीके से ग़िज़ा देनी है और उसको, बिकॉज आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारे बच्चे, ये तो एक तो ओबीज़ का फैक्टर, दूसरी तरफ एक और मसला बच्चों में ये भी होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंट भी हैं। हाँ जी, वही मैं बड़े बच्चे भी आ जाते हैं जी। जैसे आप उठाकर देखें तो 4 साल से जो है 10-11 साल की उम्र के बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसीज इज़ वेरी कॉमन। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसका क्या हल है और वो किस तरह से ओवरकम होती है? एक तो ये कि उनको थोड़ा सा एक्टिव करें, स्क्रीन्स हटाएं उनकी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए। ये जो सुबह के वक्त की सूरज की शुआएं होती हैं और सनसेट के वक्त, सनराइज़ एंड सनसेट, वो मैक्सिमम उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो विटामिन डी आपकी बॉडी में बनाते हैं। सो एक तो हमारा जो कल्चर है कि हमारे घर अमूमन इस तरह से इतने हवादार नहीं होते, उसमें सनलाइट नहीं आती, और अगर तो लड़कियां हैं तो दे स्टार्ट कवरिंग अप वेरी अर्ली। वो अगर बहुत बुर्का पहन रही हैं हमेशा बाहर जाते हुए और बहुत ज़्यादा कवर्ड हैं तो उनका तो सन एक्सपोजर बिल्कुल ज़ीरो हो गया। सो एक अल्लाह ताला ने नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी हमारे लिए इतनी ज़्यादा रखी हुई है जिसको हम यूटिलाइज़ नहीं करते। दूसरा ये कि प्रॉपर दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो तो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये फोर्टिफाइड चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अब तो जैसे विटामिन डी फोर्टिफाइड आटा भी आता है, ऑयल्स भी आते हैं। सो जितना आप ऑर्गेनिक ज़िंदगी गुजारेंगे ना, उतनी आपकी प्रॉपर ग्रोथ और नशोनुमा होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हड्डियाँ टूटने के भी बड़े बच्चों को चोटें भी लगते हैं, फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, कुछ वही भुरभुरी बोन्स हो, उसमें भी ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं और उसमें ये कर रहे होते हैं कि या तो खुद ही पट्टियाँ कर रहे होते हैं या फिर जो है वो हमारे जरा वगैरह उनके पास जाके जुड़वा लेते हैं। तो ये ठीक है इतने छोटे बच्चों में इस तरह से? सो थैंक यू रमशा कि आपने मतलब ये यू हाईलाइटेड दिस, बिकॉज दिस इज़ ये बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का एक डायलेमा है कि हम बिकॉज उनको लगेगा कि हम किसी अस्पताल जाएंगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, या अगर चलें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो बहुत लाइन में खड़ा होना पड़ेगा।
लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप अपने बच्चे की हड्डी उसकी टूटी है और आप एक ऐसे बंदे के पास लेके जा रहे हैं जिसके पास 0% नॉलेज है और वो सिर्फ अंदाजे से एक पट्टी लगा देगा। होता ये है, आई थिंक आपकी स्क्रीन पे रन भी हो रहा होगा, कि होता ये है कि ये जो वो टाइट पट्टी लगाते हैं लकड़ियाँ रख के एक तरह से स्प्लिंट करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे तेल और पाउडर और क्रीम्स लगा देते हैं, उससे एक टाइट कंपार्टमेंट बन जाता है। और वो जो टाइट कंपार्टमेंट है स्पेशली चोट लगने के 24 घंटे के अंदर अगर ये हो तो होता ये कि परमानेंटली हड्डी को तो शायद कुछ नहीं होगा, हड्डी तो जुड़ जाएगी क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा हीलिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन उन बच्चों की नर्व्स और मसल्स परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। सो वो माजूर हो जाते हैं उस हाथ से। एंड वर्स्ट केस के खून की सप्लाई बंद हो जाती है और उसकी वजह से गैंग्रीन हो जाती है और फिर हाथ या बाजू को काटना पड़ता है। सो ये बहुत बड़ा डायलेमा है हमारे मुल्क में कि लोग जराहों के पास, जिनको हम बोन सेटर्स कहते हैं, उनके पास ले जाते हैं, पहलवानों के पास, क्योंकि एक तो ये है कि एक ट्रेंड बना आ रहा है, घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि जी ये ठीक हो जाएगा, उसका भी ठीक हो गया था, सो दैट वाज जस्ट बाय चांस। सो आप जो अपनी ज़िंदगी में आपकी इतनी कीमती चीज़ है एक बच्चा, उसको आप कैसे किसी ऐसे रैंडमली बंदे के पास हवाले कर सकते हैं? तो उनका हल मेडिकल साइंस में क्या होता है? फिर एक दफ़ा जब उसमें भी प्लास्टर लगा रहे होते हैं, सब चीज़ें कर रहे जी, होते जब हैं। हम बच्चे को देखते हैं तो फ्रैक्चर के साथ जब कोई आता है तो सबसे पहले ये है कि हम बच्चे को ओवरऑल असेस करते हैं, हम उसके एक्सरेज लेते हैं, फिर ये देखते हैं कि किस नोयत का फ्रैक्चर है, क्योंकि देखिए ना इतनी बड़ी साइंस है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च है, इतनी ज़्यादा हमारी वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स हैं। उसका मतलब है कि ये जो बच्चों के फ्रैक्चर्स हैं वो सब फ्रैक्चर्स एक टाइप के नहीं हैं। सो मे बी आई वुड से कि 50 to 60% फ्रैक्चर्स प्लास्टर्स में या कास्टिंग में ही ठीक हो जाते हैं बच्चों के, लेकिन देन देर आर फ्रैक्चर्स के जिसको हमें फिक्स करना पड़ता है और बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, लेकिन बच्चे उसकी अलाइनमेंट बोन की ठीक हो जाती है और बाद में डिफॉर्मिटी नहीं बनती। जैसे आपने देखा होगा अक्सर के बाजू का कुब निकला होता है। सो ये जो बाजू का कुब है कहीं तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं स्पेशली स्पिनर्स वगैरह वो तो इस कुब का बड़ा इस्तेमाल भी करते हैं, सो दे काइंड ऑफ डॉज इट, लेकिन द पॉइंट इज़ कि इट्स नॉट कॉस्मेटिकली अपीलिंग। सो फिर अगर वो अलाइनमेंट विद इन एक्सेप्टेबल रेंज ना हो, सो व्हाट वी डू इज़ कि हम उसको सर्जिकल करेक्शन करते हैं। सही। अभी सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेस आप देख रही हैं हॉस्पिटल में? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बर्थ इफ़ेक्ट्स तो हैं और बहुत ज़्यादा हैं। सो प्रॉबली बिकॉज इंडस में पूरे पाकिस्तान से मरीज़ आते हैं, सो मच सो कि अफ़गानिस्तान से भी हमारे पास मरीज़ आते हैं और ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं। जी, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स वाले मतलब कि शायद कोई और डॉक्टर में भी वो ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा देखता हो, बट बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ पेशेंट्स आई गेट, सो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली देखती हूँ। सो फ्रैक्चर्स भी हमारे पास बहुत आते हैं, लेकिन एक तीसरी जो बड़ी कैटेगरी है वो है सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट्स। सेरेब्रल पॉल्सी तो बहुत कॉमन हो गया और उसकी क्या वजूहत है, वो ट्रीटेबल है कि नहीं है? एक्चुअली वो प्रिवेंटेबल है। क्या वो प्रिवेंटेबल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है पैदाइश के वक्त फौरी तौर पे अगर उसके दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो किसी भी वजह से, प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से, या फिर ये कि बच्चा पैदा हुआ उसकी सांस का कोई मसला था, उसकी कोई सिक्रीशंस अंदर फंसी हुई हैं, सो कोई भी वजह है, या फिर बर्थ हॉस्पिटल में नहीं हुई, बर्थ घर पे हुई या किसी दाई के पास हुई, तो माँ और बच्चे की केयर करने के लिए कोई नहीं था वहाँ पे। सो जो उस वक्त पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाता है। सो उस परमानेंट डैमेज की वजह से ये बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो चल तो पाते हैं, लेट चलते हैं, उनका IQ भी लो होता है, उनकी गेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, उनकी चाल में, उनके पट्टे जो हैं उनको बार बार ऑपरेशंस की, थेरेपीज़ की, ब्रेसेस की ज़रूरत होती है। प्लस वो देखें ना कि एक तरह से अगर हम इसमें क्लासीफाई करते हैं 1 to 5, सो अगर टाइप 1 to 3 है सो प्रॉबली वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन जो बेचारे 4 and 5 हैं जो कि बेड पे लेटे हैं या मैक्सिमम व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं, तो एक ऐसी चीज़ हम अपने मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं, पूल ऑफ पीपल, पूल ऑफ चिल्ड्रन, जो कि प्रिवेंट हो सकता था। सो दैट अगेन एम्फसाइजेस द फैक्ट प्रिवेंशन है उसकी वेरी क्विकली कि सेफ बर्थ फैसिलिटी हो। और जो आ गया बच्चा दुनिया में उसका क्या इलाज है? जी, फिर उसका ये होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम
देखती है। जैसे मैं ऑर्थोपीडिक सर्जन हूँ बच्चों सब मिलके की, तो मैं देखती हूँ, फिर फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं, रिहैब वाले देखते हैं, फिर न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। सो ये बहुत स्पीच थेरेपिस्ट, क्योंकि उनको बोलने के प्रॉब्लम होते हैं, उनको ग्रिप करने के प्रॉब्लम होते हैं। सो एक बहुत बड़ी टीम ऑफ पीपल नीड टू सी दिस किड्स, उनको ऑप्टिमाइज करने के। बात यही है कि बेसिक इश्यूज आपके स्टार्ट हो रहे हैं बर्थ से लेकर, डिलीवरी से लेकर, और जी। तकरीबन 1-1.25 साल तक जो मैं देख रही हूँ कि ये आपकी ऐसी जी। कोर एज है जिसमें आपने बच्चे का वाकई बहुत ख्याल रखना है। हम लोग ये कर रहे होते हैं, खिलाने पिलाने सुलाने का तो ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चा क्रॉल करना शुरू होता है, और या आप बच्चा खैर पैदा होते ही आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि बच्चे के साथ क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है, देन स्टार्ट होता है सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का पीरियड आपका, जब वो क्रॉलिंग शुरू करता है कि पाँव टेढ़ा रखता है, सीधा रखता है, किस अंदाज में चलता है, फिर जब वो चलता है तो भी पता चल जाता है कि इसको इस तरह के इश्यूज़ हैं या नहीं है। तो हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और फोकस करने की ज़रूरत है। ये मसाइल एड्रेसेबल हैं, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, तो मसाइल का हल है, लेकिन राइट जगह पे जाके राइट जो है वो डिसीजंस लेना, ये मैटर करता है। तो डॉक्टर आयशा ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत अच्छे तरीके से बताई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ अभी हम बच्चों से मुतालिक बात कर रहे थे, और बच्चे रिलेट करते हैं यकीनन, क्योंकि पैदा होते हैं और माओ की बॉडी से जो है वो अपनी सारी जो न्यूट्रिशन है, ताकत है, या उनकी बॉडी फॉर्मेशन है तो होती है। तो अब एक जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके लिए जो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसकी माँ पूरी करती है। इसी तरह बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमने ऑर्थोपैडिक इशूज़ बच्चों के डिस्कस किए, तो ये ऑर्थोपैडिक इश्यूज़, ये बोन रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें एक तो सबसे ज़्यादा मसला हमें जो आम नज़र आ रहा है, ना सिर्फ ख़वातीन का वो मसला है बल्कि मर्द हजरात भी उसका शिकार हैं। एक तो कमर दर्द की शिकायत जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, जोड़ों के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, घुटनों में दर्द का मसला हम जो है देख रहे हैं कि वो हर दूसरा शख्स जो है वो इसका शिकार है। आपके जॉइंट्स पेन, जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उनमें जो दर्द होता है उसकी लोग कंप्लेन करते हैं। तो क्या वजूहात हैं कि जो हड्डियों और जोड़ों का दर्द है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और बहुत कम उम्र से ये स्टार्ट हो रहा है? पहले तो हम कहते हैं ना कि उम्र रसीदा अफराद हैं तो उनको ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही आप 35-30 का ब्रैकेट क्रॉस कर रहे हैं, हर शख्स जो है वो इस मसले का आपको शिकार दिखाई दे रहा है। तो क्या वजूहात हैं इनकी और क्या इनका हल है, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर आतिफ हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, न्यूरो एंड स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ हकीम शाह नज़ीर साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप कहते हैं आप मुझसे खूबसूरत लग रहे हैं ताकि आपका दिल खुश हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का एहसान, शुक्र तो अल्लाह। अब मसला ये है भाई, शहर में जैसे हमने सुबह स्टार्ट किया था, एक बड़ा मसला ये है कि सड़कें तबाहाली का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, आधा घंटे का रास्ता जो है वो घंटा और 1.5 घंटे तक पहुंच गया है। ऐसे में जो बाइक राइडर है वो जब गड्ढे में से गुजर के जा रहा है, इसी तरह गाड़ी वाला है, तो मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी रीज़न है जो कि कमर दर्द की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। ड्राइविंग पोस्चर्स हमारे ख़राब हैं, सिटिंग पोस्चर्स हमारे ख़राब हैं, और घंटों बैठे हुए हैं ट्रैफिक में फंस के भी, वैसे भी लाइफस्टाइल भी हमारा थोड़ा कुछ ऐसा है। तो क्या ये कंट्रीब्यूट करता है ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ में, कमर दर्द और पाँवों के दर्द और जोड़ों के दर्द की शिकायतों में? डॉक्टर साहब स्टार्टिंग विद यू। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। असल में बात यह है कि कुछ अवामिल तो ऐसे हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि जो बाइक राइडर्स हैं, जब वो ट्रैफिक के सिचुएशन के अंदर, ख़ास तौर पे ऐसी ट्रैफिक जिसके अंदर गड्ढे का भी अब आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि स्पीड ब्रेकर जो है वो कितनी हाइट पे आपको कहाँ मिलेंगे, कहीं पानी मौजूद है तो आपको नहीं पता किस में से गुजर के जाना है। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है कि जो अनसीन फैक्टर्स हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब फेस कर जाए। डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर। इससे हादसात भी हैं, इससे ग्रेजुअली जो है वो कमर के जो मोहरे हैं वो अफेक्ट भी होते हैं, मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट्स के अंदर अदर इश्यूज़ भी आते हैं। लेकिन इनका अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ट्रॉमा के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। अच्छा। क्योंकि इसके बाद जो है ना आमतौर पर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह का शुक्र है जैसा भी सिस्टम है, 2-1 महीने के अंदर हालात बेहतर हो जाते हैं, सड़कों के गड्ढे बेहतर हो जाते हैं। लाजमी सी बात है कि जो राइडर्स हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कौन सी सड़क ख़राब है, कहाँ से नहीं गुजरना है और कहाँ से गुजरना है। लेकिन इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपने बात की ना, हमारा जो सिटिंग पॉस्चर है,
हमारा वर्क स्टेशन जो है वो अप्रोप्रिएट है, बच्चों का बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं अंदाज़ा कि लेट के ज़्यादा पढ़ना है कि या बैठ के ज़्यादा पढ़ना है। तो ये जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की, जैसे आपने बात की, जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो ख़वातीन भी बात करती हैं कि जी हम जाते हैं तो 4-5 घंटे मुस्तकिल किचन में खड़े रहते हैं। तो जब तक हमें इस बात की अवेयरनेस नहीं होगी कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसका जो कंफर्ट टाइम है वो क्या हाफ एन आवर है, 1 आवर है, हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू मोबिलाइज ऑल द थिंग्स, तो जब तक हम इन कमर के मसाइल से, घुटनों के मसाइल से हम बाहर नहीं आ सकते। ये डेफिनेटली बात है कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं उसकी अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी थी, एक मैंने स्टडी पढ़ी थी, उसमें ये था कि ये जो मर्द हजरात में एक इशू इसलिए भी कॉमन है, ये कमर दर्द का, और ये ख़ासतौर पर स्पाइनल कॉर्ड में जो आपके दर्द हो जाता है, वो इसलिए कि जो वॉलेट रखते हैं आप पीछे अपनी पैंट की पॉकेट में और उसको आप बैठे रहते हैं बाइक पर हों या वैसे भी, तो उससे भी आपका पोस्चर ख़राब होता है और ये कमर दर्द की शिकायत बढ़ती है। कितनी रेलिवेंट है? आपकी स्टडी बहुत प्रॉपर है, बिल्कुल। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। मैं आपको बताऊं, मुझसे पता नहीं कितने हकीम साहब के साथ काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, मुझसे आज तक ये सवाल किसी ने नहीं किया। शाटिका का वन ऑफ द मेजर कॉज है कि आपका जो बटक का एरिया है जहाँ पे आप हैवी वॉलेट्स रख के मुस्तकिल बैठे रहते हैं और जगह कंप्रेशन में रहती है। जैसे मैं बैठा हूँ, अगर वॉलेट यहाँ मौजूद है और चेयर की बैक मेरे साथ अटैच है या वो आहिस्ता सा खिसक के हिप के नीचे आ गया, तो मुस्तकिल एक हार्ड समझ लें बॉल आपको हिट कर रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कहीं ना कहीं जाके वो पायरिफॉर्मिस को दबा के जो शीथ है उसको कंप्रेस करेगी और शाटिक नर्व के अंदर कोई टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है। अगर ये एक मैसेज भी आज के प्रोग्राम से अगर हमारी लाखों करोड़ों लोग समझते हैं, यकीन कीजिए अच्छा खासा बैक पेन कवर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। और वॉलेट में सामान भी इतना अननेसेसरी भी सामान होता है। मेरे अपने वॉलेट में जब कभी उसको फुर्सत से खोलो तो दुनिया का कूड़ा उस वॉलेट में ऐसे नहीं होते। बिल्कुल, और वो होता भी लाजमी लेदर का होता है, हार्ड उस रेक्सिन का होता है, तो बड़ा पत्थर हो जाता है बाद में। सारी रसीदें, सारे जो है ना वो कॉन्टैक्ट कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड सब आप उसमें रख के और घूम रहे होते हैं, इतना सारा पुलंदा आपने उसमें डाला हुआ होता है, तो वो है कि वो इतना वजनी हो जाता है। शैटिक पेन की बात हुई तो हकीम साहब, ये जो शैटिक पेन है बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़वातीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा है कि सुबह उठ रहे हैं तो पाँव नहीं रखा जा रहा, कब एड़ी से दर्द शुरू हो रहा है तो कमर तक जा रहा है और सेंसेशंस हो रही हैं। तो इसका हल और इलाज क्या है, और आपके पास जो है इसकी रेमेडी वगैरह कोई है तो बताएं भाई, इसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं? देखें, एहतियात अफसोस से बेहतर है। ठीक है, जिस तरीके से अभी बताया कि वॉलेट रखते हैं और बाज़ लोग मोबाइल रखते हैं अपना, ठीक है। अब वो बैठे रहने से भी होता है, क्योंकि मैं तो ऐसी चीज़ें रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं निकलूँगा वो जेब में से गायब हो जाती है, लोग निकाल लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपनी पॉकेट को लो नरम रखिए, आप उसे ज़्यादा भारी ना कीजिए। और जिस तरीके से बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं देख के चलाइए, कोई खड्डा आता है तो स्लोली आप निकलें वहाँ से। इस पर भी जब वो एक झटके लगते हैं आपको तो उससे भी L4 और L5 के मोरे जो आपके हिल जाते हैं। अच्छा, और बाद लोगों के सर्वाइकल का शाह साहब की बात करती है लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा। इसमें आपकी गवर्नमेंट बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी जो है ना वो पॉकेट को लाइट रखने और गर्म रखने में। तो सैलरी आती इतना बड़ा बिल भेजते हैं कि आधे पैसा खत्म हो जाता है, उसके बाद बैठते ही नहीं वॉलेट में। नहीं, वो जब बिल देखने के बाद तो बुखार चढ़ जाता है ना, तबीयत खराब हो जाती है, गला भी खराब हो जाता है। हाँ, अभी जैसे मेरा गला खराब हुआ। सही। अब बाज़ लोगों के सर्वाइकल के मोरे हिल जाते हैं। हाँ। उसकी वजह से जो है लेटते बैठते चक्कर आते हैं, ज़मीन हिलती है, घर घूमता हुआ महसूस होता है। और शर्टिका पेन का ऐसा होता है कि कभी अगर उसमें S1 का मोरा दब जाए तो फिर हाथ या पाँव सुन्न भी हो जाते हैं उससे। तो इसको बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। इसकी सबसे पहले तो कोशिश कीजिए किसी अच्छे डॉक्टर से फिजियोथेरेपी करवा लें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इसे अपने घर पे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। एक ले लीजिएगा सफ़ेद मूसली, एक चोप चीनी, सिंघाड़ा, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये 5 दिन में काफ़ी आराम हो जाएगा। इसे 2-3 महीने यूज़ करना है आपने, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सही। ये तो यकीनन सिंघाड़ा पाउडर तो वैसे भी कहते हैं कि दूध में मिला के भी आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं, हड्डियों के लिए फुल ऑफ कैल्शियम है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है, रादर कि हम जो है ना वो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएँ। इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ उमूमन ख़वातीन के अंदर हम देख रहे हैं कि हड्डियों का भुरभुरापन जो कि ऑस्टियोपोरोसिस भी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ये घुटने का जो चलना है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोगों के अंदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी वजूहात क्या हैं? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं और बहुत यंग एज में हो रही है ना, बुढ़े को तो आपने कहा उसकी हड्डी फादे हो गई
अब यंगस्टर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं कि यार बैठा उठा नहीं जा रहा, नीचे बैठ गए तो उठना मुश्किल है। तो इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात होगी जॉइंट पेन्स के हवाले से और ये घुटनों के दर्द के हवाले से। तो डॉक्टर साहब क्या वजूहात हैं इसकी, और जो यंग एज में अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसकी वजह क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि इससे पहले सिर्फ मिलता था कि अगर कोई हमारे घर में जो है पेरेंट्स में से कोई 60 एज की क्रॉस कर लेता है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में, तो उनको इश्यूज़ होते थे, नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे नीचे बैठ के, ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे, सीढ़ियों का इश्यूज़ हैं। जबकि ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आ रही है कि 30-40 के बाद जो है ना ये लोग कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं और शिकायत करते हैं कि जी हम थोड़ा वॉक करते हैं तो तकलीफ़ शुरू हो जाती है और बैठ नहीं पाते ज़मीन पे। उसकी जो सबसे बुनियादी वजह है, एक तो हमारा लाइफस्टाइल है कि हमने जो है वो वाकई अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को छोड़ दिया है, वॉक करना को छोड़ दिया है। जो हमारी डाइट है वो बैलेंस नहीं है, फास्ट फूड्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं हम। नेचुरल डाइट, जैसे इन्होंने भी बात की, नेचुरल जो आइटम्स हैं अल्लाह ताला ने खुराक में हमारे फ्रूट्स से लेके, ड्राई फ्रूट से लेके आपके मीट तक, और इसके अलावा आपके नट्स, हर तरह की अल्लाह ने फैसिलिटी दी है। होता ये है कि हम बैलेंस ऑफ डाइट को नेगलेक्ट कर लेते हैं, पॉस्चर को नेगलेक्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, वेट को बढ़ने देते हैं, सोने उठने का टाइम प्रॉपर नहीं होता, और फिर आखिर में शिकायत ये होती है कि हमें दर्द जल्दी क्यों आ गया। अगर हम पेरेंट्स को देखें, आप देखें गांव में कभी जाके अपनी उनकी लाइफ को फॉलो करें तो सुबह फजर के बाद उठ के उनके पेरेंट्स 70-80 साल के अंदर मीलों पैदल चल रहे होते हैं और कुछ नहीं होता उनको। अच्छी से अच्छी खुराक को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन किसी को डायबिटीज़ नहीं होती, किसी को हार्ट के इशूज़ नहीं होते। हमारे यहाँ क्या है कि सबसे बड़ा इशू है ख़ासतौर पर शहरों में, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ गैजेट्स, ठीक है, स्लीप का इम्प्रॉपर होना, और जो हमें पसंद है वो हम बार बार खाएंगे, और जो हमें पसंद नहीं है भले वो सोना ही क्यों ना हो, अल्लाह ने कितनी अच्छी खुराक रखी है, हमने उसको हाथ भी नहीं लगाना। तो अगर खुराक में चलें, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस सप्लीमेंट्स हम पूरा कर लेते हैं, किसी और चीज़ से पूरा कर लेते हैं, जैसे इन्होंने मिसाल दी कि सिंघाड़े को यूज़ कर लें, फलां को यूज़ कर लें, चले किसी हद तक वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप वेट को बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है, आप वॉक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, सोने उठने का टाइम आपका ऐसा है कि जो सूरज की सुबह की हमें रोशनी मिलनी थी, जिससे विटामिन डी की प्रोडक्शन होनी थी, वो भी आप नहीं अटेंड कर पा रहे, तो फिर तो वजह है ना कि फिर तो हर चीज़ जल्दी आएगी। सही बात है। नेचुरल में आपकी हड्डियों के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं जो कि खाना चाहिए और वो आपकी हड्डियों को, आपकी कमर को यानी सेहतमंद रखने में जो है वो किरदार अदा करते हैं? इस पर आप बात करेंगे शाह साहब, लेकिन पहले कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रज़ाक बात करता हूँ। ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि मेरे ना पाँव के दोनों पंजे बहुत शदीद दर्द करते हैं ना, और उसके अलावा मेरे ना बैक पेन में बहुत शदीद दर्द होता है, चीज़ें उठती हैं ना, ऐसा लगता है मतलब एक अजीब की तकलीफ होती है। तो उसके बारे में मुझे डॉक्टर साहब, हकीम साहब दोनों से पता करना था कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हम मेरी तरफ से भी बिल्कुल जी। कोई बुखार तो नहीं हुआ था आजकल में? बुखार हुआ था आपको अभी रिसेंटली कोई? नहीं, मुझे कोई बुखार नहीं है, ये डेली रूटीन का मेरा दर्द है जो तकलीफ कुछ भी मुझे ना। डायबिटीज़ तो नहीं है आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यूरिक एसिड चेक कराया आपने? पूछ रहे हैं, यूरिक एसिड चेक करवाया आपने कभी? जी करवाया है, काफ़ी बार करवाया है, डॉक्टर को भी दिखाया था, उन्होंने भी मुझे ये चीज़ें बोली थी, तो मैंने चेकअप कराया था, लेकिन कुछ भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा ताल्लुक जो है वो जैसे ही है। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी है? पूरी है 45। और नींद आप सही लेते हैं? जी ठीक है। चलिए, प्रोफेशन क्या बताया? ये मीडिया से ताल्लुक है, मीडिया से ताल्लुक है, सही। अभी तक कोई MRI करवाया आपने इसका बैक का? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गए। देखिए, दोनों इसमें आप एक एक करके बता दीजिए। असल में इन्होंने जो सिचुएशन बताई, अल्लाह का शुक्र है इनको डायबिटीज़ नहीं है। प्रोफेशन से अंदाज़ा हो रहा है कि मीडिया, जैसे खुद बताया इन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ नींद का फैक्टर है, मीडिया में लाज़िम बात स्ट्रेस जॉब होती है, काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, तो और इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि इनके पैर सुन हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा इनके साथ मामला है। और साथ में इन्होंने ये बताया कि बैक पेन है और पैर के पंजे कहीं ना कहीं सुन होते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है कि इनकी बैक में कोई कंप्रेशन आ रही है, और जब ये रिपीटेड स्ट्रेन में जाते हैं, कंटिन्यूस स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग में जाते हैं विदाउट सपोर्ट, तो वो हैवी हो जाता है। जब ये रेस्टिंग में जाते हैं और या सुबह सो के उठते हैं या रात को लेटते होंगे, तो उस वक्त उनको ये सारे सिम्टम्स आते होंगे, तो इसको थॉरो एटलीस्ट एक्सरे या MRI से एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है।
ताकि हम जड़ तक पहुंच सकें कि मसला कहाँ से आ रहा है और फिर कैसे रिजॉल्व करें इसको। जी शाह साहब। देखिए, जिन लोगों को भी हाथ पाँव सुन होते हों, ख़ासतौर पे पाँव के पंजे सुन हो रहे हों, या वो डायबिटिक पेशेंट हों या ना हो, किसी भी एज के हों, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सत्तावर बूटी। सत्तावर और अजगन नागौरी, ये दोनों मिला के बारीक पाउडर बना लें, 50-50 ग्राम ले लें। फिर इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। 2-4 दिन में काफ़ी बेहतर हो जाएगा। 1 महीना यूज़ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जिस तरह आपने कहा कि कम उम्री में ऑस्टोप्रोसिस हो रहा है, हड्डियों का बुरबुरापन हो रहा है, जिन लोगों को भी हो रहा हो, किसी भी एज में हो रहा हो, तो आपने लेना है गोंद छुआरा, खजूर के दरख्त का गोंद। उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएं 4 महीने तक, और फिर उसके बाद अपना बोन्स स्क्रैनिंग करवाएं, इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। दूसरा, आम तौर पे ख़वातीन में आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो किसी भी एज में 15 साल 16 साल से लेके किसी भी एज में कमर दर्द की शिकायत होती है, एक आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से होती है, उसकी वजह से भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टक टक की आवाज़ आती है हड्डियों में, चेहरे पे पिलाट होती है और सुस्ती काहिली होती है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कमरकस, सिंघाड़ा और शाख निस्वा। ये 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कीजिएगा, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बनाइएगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। इसे कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें, इंशाल्लाह कमर मजबूत हो जाएगी। अच्छा, हम ये कमर की बात कर रहे हैं, जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, घुटनों की, पाँवों की, पंजों में दर्द की बात करें, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। अभी जैसे सवाल भी आया रज़ाक का, और मुझे लगता है जूतों का बड़ा एक किरदार होता है आपके बॉडी पेन्स के अंदर और ये जोड़ों के अंदर और कमर दर्द के अंदर, कि गलत जूते का इंतखाब हम कर रहे होते हैं। जैसे मैं भी हील्स पहनी हूँ ना, बहुत ज़्यादा हील्स, इसको मैं सारा दिन कैरी करूँगी तो ऑब्वियसली मेरा पूरा पोस्चर डिस्टर्ब होगा और ख़राब होगा और दर्द भी होगा। और जूते का खाली हील का मसला है डॉक्टर साहब, या मैंने फ्लैट शूज़ भी अक्सर देखे, मैं क्योंकि हर तरह का जूता मैं नहीं पहन सकती। अब फ्लैट शू भी अगर पहन लो तो मेरे तो पाँवों में और कमर में बेइंतहा दर्द शुरू हो जाता है, इतना कि मुझे बैठने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो क्या ये रिलेटेबल है, या हम किस तरह के शू का इंतखाब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इससे कमर दर्द, पाँवों के दर्द का कोई ताल्लुक नहीं, एड़ी के दुखने का कोई ताल्लुक नहीं। असल में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग है मसल्स बोन्स के ऊपर। ये यकीन कीजिए आप, जिस तरह आपने शाटिका के हवाले से बात की थी, वॉलेट की, फुट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बैक पेन या जॉइंट पेन के साथ। एक होता है इनडायरेक्टली, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके फुट का स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, चलें फ्लैट फुट तो किसी हद तक ऑब्जर्व हो जाता है, कभी बिल्कुल चपटा है ये। हाँ, लेटरल उसकी जो आर्च बड़ी हुई है, मीडियल आर्च में इशू है, मेटाटार्सल बार में इशू है, हाई हील है, ठीक है ना, हाई आर्च है, क्या इश्यूज़ हैं। होता ये है कि लोगों को चूँकि पता नहीं होता, अब पता ना होने की वजह से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये होता है कि उनको जो शू पसंद आ रहा होता है वो पहनना शुरू कर देते हैं। हाँ। जब वो पहनते हैं उस चीज़ को तो कुछ ही दिन में उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनके लिए मिसफिट है, और वो या तो पैर में डायरेक्ट पेन आता है या नी में पेन आना शुरू होता है, या अगर लंबा गलत इस्तेमाल करें किसी वजह से तो बैक पेन बराह रास्त फुट के साथ है। बल्कि इंटरनेशनली तो अब इस तरह के इदारे मौजूद हैं, बाकायदा क्लिनिक्स हैं, हम भी यहाँ पे करते हैं पाकिस्तान में, जो सिर्फ फुट की करेक्शन से जो है बैक और नी पेन को एडजस्ट करते हैं। तो किस तरह का जूता किसको मुंतखब करना चाहिए? वेरी क्विकली और शॉर्टली आतिफ साहब क्या बताएं? देखें, इसमें सिर्फ आसान सी बात है, एक दफ़ा किसी के पास भी, प्रोफेशनल के पास जाके अपने पैर की असेसमेंट करा लें। वंस यू नो कि आपका जो एंगल है मीडियल आर्च का वो फ्लोर के साथ क्या बनता है, आपको अपनी एंगल्स का अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि आपको आर्च फुट लेना है, आज शू लेना है सॉरी, या आपको फ्लैट लेना है, ठीक है, या आपको नॉर्मल शू लेने के बाद उसको अपनी पैर के हिसाब से एडजस्ट कराना है। अगर आपने एक दफ़ा ये टेक्निक सीख ली तो ज़िंदगी भर आप जो चीज़ चाहें पहने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कौन बताएगा? ऑर्थोपेडिक ही बताता है? ये बताएंगे, ऑर्थोटिस्ट बताते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट बताते हैं। ये 2 प्रोफेशंस ऐसे हैं जो, पोडेट्रिस्ट जो है ना पाकिस्तान में है नहीं, तो जो ऑर्थोटिस्ट हैं, ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट, ये उनके डोमेन में आता है, या फिजिकल थेरेपिस्ट जो है ना उनके पास जाएँ, वो पैर को पूरा इवेल्युएट कर लेंगे, आपके आर्च को बिल्कुल कैलकुलेट करके बता देंगे। उसकी निस्बत से, जैसे ये होता है कि हमारे साइज़ है अपने कपड़ों का, एक कोट का साइज़ है, इसी हिसाब से क्या है कि फुट की भी एक एडजस्टमेंट है। और अगर खुदा ना खास्ता आप ना करें, इसका इंतहाई शदीद नुकसान है। जैसे आपने घुटनों की बात की, हमारा गैप ख़त्म हो जाता है घुटनों में, लिपिंग शुरू हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी आ जाता है, हिप के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, बैक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट हो जाती है, मतलब कुछ ना करके आप मसाइल में आ जाते हैं। इसी तरह जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, अगर वो आर्च प्रॉपर यूज़ नहीं करते, भागते रहते हैं, उनको पैर में मुस्तकिल दर्द रहता है। उनके जूतों पे आप देखें ना, हमें बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि इतने महंगे स्पाइक्स हैं, इतना महंगा जॉगर्स ही तो पहनना है कि क्यों है, लेकिन उसके पीछे पूरी एक
साइंस है पूरी जो एक science जिसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने जूते का इंतखाब हो रहा होता है, और हर प्लेयर का जो है वो शू साइज़ उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी साइंस के मुताबिक जो है उसको असाइन और दिया जाता है। तभी हम देख रहे होते हैं कि इतने एक्सपेंसिव शूज़ हमें नज़र आ रहे होते हैं बाहर। लेकिन अपने शू को भी फोकस करें कि आप एक अच्छे सोल का और कंफर्टेबल शू लें। आपका तकिया बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका मैट्रेस जो है वो आपकी कमर के मुताबिक होना चाहिए, और लाइफस्टाइल जैसे डॉक्टर साहब और शाह साहब ने भी बताया कि फूड इनटेक एंड देन अगेन एक्सरसाइज और वॉक, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।